स्वागत है। आज हम एक जासूस की तरह काम करने वाले हैं। हमारे सामने है एक बिजनेस के सुराग, उसके हजारों लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस, और हमारा मिशन है इन बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर एक पूरी कहानी बनाना, जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। और इस जासूसी के लिए हमारे पास दो खास कोड वर्ड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। ज्यादातर लोग इन्हें सुनकर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज हम iXamB के इन बेहतरीन स्टडी नोट्स की मदद से इन कोड्स को डीकोड करेंगे और बिजनेस की इस छुपी हुई भाषा को सीखेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ नियमों को रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे का लॉजिक समझना है, ताकि ये पता चल सके कि कोई भी बिजनेस अपनी कहानी नंबर्स में कैसे बताता है, जिससे इन्वेस्टर्स से लेके सरकार तक हर कोई समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस जासूसी के खेल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सुराग कैसे एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। कि एक जासूस यानी एक अकाउंटेंट अपना काम करता कैसे है। ये एक 5 स्टेप का प्रोसेस है, जो एक छोटे से सुराग से शुरू होकर एक पूरी चार्ज शीट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक जाता है। एक पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, दिलचस्प है। तो इस प्रोसेस का पहला कदम क्या है? कहां से शुरू होती है कहानी? पहला और सबसे जरूरी कदम है सही सुराग की पहचान करना, यानी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को पहचानना। अकाउंटिंग की दुनिया में हर घटना एक सुराग नहीं होती, सिर्फ वही लेन देन रिकॉर्ड होता है जिसे पैसों में यानी मनी में मापा जा सके, और उसका बिजनेस से जुड़ा होना भी जरूरी है। इसका मतलब अगर कंपनी का कोई कर्मचारी बहुत मेहनती है तो वो बिजनेस के लिए बहुत कीमती है, लेकिन उसकी मेहनत को पैसों में नहीं माप सकते, तो उसे अकाउंटिंग बुक्स में नहीं लिखेंगे। एकदम सही पकड़ा आपने। एम्प्लॉय की मेहनत, टीम का मोराल, मैनेजमेंट की क्वालिटी, ये सब बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, पर इनकी कोई तय मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, इसलिए अकाउंटिंग इन्हें नजरअंदाज कर देती है। वो सिर्फ उन चीजों पर फोकस करती है जिन्हें रुपए, डॉलर या किसी और करेंसी में गिना जा सके, जैसे माल खरीदना, सैलरी देना या सेल्स करना। ठीक है, तो पहला नियम है सिर्फ पैसों की बात करो। जब हमें ऐसा कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मिल गया तो अगला कदम क्या है? उस सुराग का क्या करते हैं? उसे तुरंत रिकॉर्ड किया जाता है एक खास डायरी में, जिसे जर्नल कहते हैं। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले यहीं दर्ज होता है। और सबसे जरूरी बात, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, यानी तारीख के हिसाब से। 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन पहले, 2 जनवरी का उसके बाद। तो जर्नल एक तरह से बिजनेस की रफ डायरी बन गई, जहां हर दिन का कच्चा चिट्ठा लाइन से लिखा है। लेकिन साल के आखिर में अगर मुझे ये जानना हो कि हमने कुल सैलरी कितनी दी या कुल सेल्स कितनी हुई, तो क्या मुझे ये पूरी डायरी पन्ना दर पन्ना छाननी पड़ेगी? ये तो बहुत मुश्किल काम होगा। आपने बिल्कुल सही मुश्किल को पहचाना, और इसी मुश्किल को हल करने के लिए हमारा तीसरा स्टेप आता है, लेजर पोस्टिंग। जर्नल में तो सब कुछ खिचड़ी की तरह एक साथ लिखा है। लेजर का काम है क्लासिफिकेशन करना, यानी उस खिचड़ी में से चावल, दाल और सब्जी को अलग अलग करना। अच्छा, तो मतलब एक जैसे नेचर के सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे इकट्ठा करना। बिल्कुल। सारे कैश से जुड़े ट्रांजैक्शंस एक कैश अकाउंट नाम के खाते में जाएंगे। सारी सेल्स एक सेल्स अकाउंट में इकट्ठी होंगी। सारी सैलरी पेमेंट्स एक सैलरी अकाउंट में। हर अकाउंट एक अलग फाइल की तरह है। तो अगर आपको जानना है कि साल में कुल सैलरी कितनी दी, तो आपको पूरी जर्नल नहीं छाननी, बस सैलरी अकाउंट वाला लेजर खोलकर देखना है। ये समरी बनाने की तरफ पहला कदम है। ये तो बहुत लॉजिकल है। जर्नल एक डायरी है, तो लेजर उस डायरी के अलग अलग चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर कैश पर, एक चैप्टर सेल्स पर। अब हमारे पास सारी जानकारी व्यवस्थित हो गई है, तो चौथा स्टेप क्या है? ट्रायल बैलेंस। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। डरावना बिल्कुल नहीं, इसे आप अकाउंटिंग का क्वालिटी चेक समझिए। साल के आखिर में जब हम सारी फाइलों यानी सारे लेजर अकाउंट्स को बंद करते हैं, तो हर अकाउंट का एक फाइनल बैलेंस निकलता है, या तो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक सीधी सादी लिस्ट है, जिसमें हम इन सभी फाइनल बैलेंस को 2 कॉलम में लिखते हैं, एक डेबिट का, एक क्रेडिट का। और इसका मकसद क्या है? इसका सिर्फ एक ही मकसद है, ये देखना कि डेबिट वाले कॉलम का टोटल क्रेडिट वाले कॉलम के टोटल के बराबर है या नहीं। अगर दोनों साइड्स मैच कर जाती हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे हिसाब किताब में कोई गणित की बड़ी गलती नहीं है। ये एक रेड फ्लैग सिस्टम है।
अगर टोटल बराबर नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं कोई एंट्री गलत हो गई है और फाइनल रिपोर्ट बनाने से पहले हमें उसे ढूंढकर ठीक करना होगा। समझ गया। तो ये फाइनल रिपोर्ट से पहले का एक सेफ्टी चेक है ना? हाँ। और फिर आता है हमारा पांचवा और आखिरी स्टेप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यही वो फाइनल रिपोर्ट है जिसके लिए इतनी मेहनत की गई। एकदम सही। और ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स असल में बिजनेस का डीएनए है। ट्रायल बैलेंस के सही होने के बाद हम उसकी मदद से दो मुख्य चीजें बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आप किसी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर ये पता लगा सकती हैं कि वो कितनी कुशल है और इसकी बैलेंस शीट को देखकर ये समझ सकते हैं कि वो कितनी मजबूत है। ये सिर्फ रिपोर्ट कार्ड नहीं, बल्कि भविष्य में निवेश करने या न करने का फैसला लेने का सबसे बड़ा आधार है। चलिए अब उस सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं जिसके बिना ये पूरी कहानी अधूरी है। ये डेबिट डीआर और क्रेडिट सीआर आखिर हैं क्या? लोग अक्सर इसे आना और जाना या फायदा और नुकसान समझ लेते हैं, पर फर्नीचर खरीदने पर तो फर्नीचर आया और कैश गया, फिर भी एक डेबिट है और दूसरा क्रेडिट। ये कंफ्यूजन कैसे दूर हो? ये सबसे आम गलतफहमी है और इसे आज जड़ से खत्म करते हैं। सबसे पहली बात, डेबिट और क्रेडिट का मतलब अच्छा या बुरा, बढ़ना या घटना बिल्कुल नहीं होता है। ये सिर्फ दो साइड्स हैं। अकाउंटिंग की दुनिया में हर लेन देन के दो पहलू होते हैं, दो असर होते हैं। डेबिट बस लेफ्ट साइड को कहते हैं और क्रेडिट राइट साइड को। बस सिर्फ लेफ्ट और राइट, इतना सिंपल? तो फिर सारा कंफ्यूजन क्यों है? इन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि लोग इसका मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं। बेहतर तरीका है इन्हें एक तराजू के दो पल्लों की तरह देखना। डबल एंट्री सिस्टम का मूल सिद्धांत ये है कि तराजू हमेशा बराबर रहना चाहिए। हर लेन देन में आप एक पल्ले में जितना वजन डालते हैं यानी डेबिट, दूसरे पल्ले में भी ठीक उतना ही वजन डालना पड़ता है यानी क्रेडिट। सवाल ये नहीं है कि क्या आया या गया, सवाल ये है कि बिजनेस पर दो बराबर और विपरीत असर क्या हुए। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि हर ट्रांजैक्शन बिजनेस की एक फंडामेंटल इक्वेशन को बैलेंस रखता है? बिल्कुल। और वो इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये अकाउंटिंग का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। एसेट्स वो चीजें हैं जो बिजनेस के पास हैं, जैसे कैश, बिल्डिंग। हाँ। लायबिलिटीज वो हैं जो बिजनेस को दूसरों को चुकाने हैं, जैसे लोन। और कैपिटल वो पैसा है जो मालिक ने बिजनेस में लगाया है। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद ये इक्वेशन हमेशा हमेशा बैलेंस्ड रहनी चाहिए। डेबिट और क्रेडिट बस इसी बैलेंस को बनाए रखने का एक तरीका है। ये तो पूरा नजरिया बदल देता है। तो अब सवाल ये है कि ये फैसला कैसे करें कि किस चीज को डेबिट वाले पलड़े में डालना है और किसे क्रेडिट वाले में। नोट्स बताते हैं कि इसके दो तरीके हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। और मजे की बात यह है कि आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, नतीजा हमेशा एक ही होगा। चलिए पहले ट्रेडिशनल अप्रोच को देखते हैं, जिसे इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। ये अप्रोच दुनिया के सारे अकाउंट्स को 3 परिवारों में बांट देती है। एक पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा रियल अकाउंट्स और तीसरा नॉमिनल अकाउंट्स। और हर परिवार का अपना एक गोल्डन रूल है, एक गोल्डन रूल। ठीक है, तो पहला परिवार है पर्सनल अकाउंट्स। इसमें कौन कौन आता है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये अकाउंट्स किसी व्यक्ति मतलब पर्सन्स, फर्म या संस्था से जुड़े होते हैं। इसमें भी 3 तरह के लोग हैं। एक नेचुरल पर्सन्स यानी आप और मैं, जैसे किसी ग्राहक राम का अकाउंट। 2 आर्टिफिशियल पर्सन्स यानी कानून की नजर में बने व्यक्ति, जैसे कोई बैंक, कोई कंपनी या कोई क्लब। और 3 रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स जो किसी व्यक्ति या ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट। ये उन कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करता है जिनकी सैलरी अभी देनी बाकी है। और इस परिवार का गोल्डन रूल क्या है? इनका नियम है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो पा रहा है उसे डेबिट करो और जो दे रहा है उसे क्रेडिट करो। अगर आपने राम को 5,000 रुपए दिए तो राम पाने वाला रिसीवर हुआ, तो राम का अकाउंट डेबिट होगा। सिंपल। जो ले रहा है वो डेबिट, जो दे रहा है वो क्रेडिट। अब दूसरा परिवार रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स बिजनेस की संपत्ति यानी उसके एसेट्स से जुड़े होते हैं। वो सारी चीजें जो बिजनेस की मिल्कियत है और जिन्हें पैसों में मापा जा सकता है, जैसे फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, कैश, गुडविल। इसका गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो संपत्ति बिजनेस में आ रही है उसे डेबिट करो, जो जा रही है उसे क्रेडिट करो। ठीक है, तो अगर ऑफिस के लिए कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर बिजनेस में आया
तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होगा, और उसके बदले कैश बिजनेस से गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या मैंने सही समझा? एकदम परफेक्ट। आपने दोनों परिवारों के नियम एक साथ इस्तेमाल कर लिए। अब तीसरा और आखिरी परिवार है नॉमिनल अकाउंट्स का। इसमें कौन आता है? इसमें बिजनेस के सारे खर्चे, एक्सपेंसेस, नुकसान, लॉसेस, आय, इनकम्स और मुनाफे, गेन्स आते हैं। ये वो अकाउंट्स हैं जो बिजनेस की परफॉर्मेंस बताते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड। इनका गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी सारे खर्चों और नुकसान को डेबिट करो और सारी आय और मुनाफे को क्रेडिट करो। तो अगर कंपनी ने अपने कर्मचारियों को सैलरी दी तो सैलरी एक खर्चा है, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। हाँ, और अगर कंपनी को कहीं से कमीशन मिला तो वो एक इनकम है, इसलिए कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा। बिल्कुल सही। ये है 3 गोल्डन रूल्स। आपको बस ट्रांजैक्शन देखकर ये पहचानना है कि इसमें कौन से परिवार के लोग शामिल हैं और फिर उन पर उनका नियम लगा देना है। अच्छा, ये तो हुआ ट्रेडिशनल तरीका। अब आते हैं मॉडर्न अप्रोच पर, जिसे अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। ये अलग कैसे है? मॉडर्न अप्रोच परिवारों में बांटने की जगह सीधे अकाउंटिंग इक्वेशन के 5 मूल तत्वों पर फोकस करता है: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज या इनकम्स। यहाँ कोई गोल्डन रूल नहीं है या सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, ये अकाउंट बढ़ रहा है या घट रहा है। ये तो सुनने में ज्यादा सीधा लग रहा है। तो इसका नियम क्या है? नियम बहुत ही आसान है। इन 5 में से एसेट्स और एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। तो अगर ये बढ़ते हैं तो इन्हें और डेबिट करो, और अगर ये घटते हैं तो उल्टा यानी क्रेडिट करो। ओके, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़े हैं तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। और बाकी 3 का क्या? लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यूज? उनका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। तो अगर ये बढ़ते हैं तो इन्हें और क्रेडिट करो, और अगर ये घटते हैं तो उल्टा यानी डेबिट करो। ये बहुत लॉजिकल है और सीधे अकाउंटिंग इक्वेशन से जुड़ा है। ये मॉडर्न अप्रोच तो वाकई काफी सीधी लग रही है। बस ये देखो कि कोई चीज बढ़ रही है या घट रही है, तो फिर ट्रेडिशनल अप्रोच की ये 3 अलग-अलग गोल्डन रूल्स याद रखने की जरूरत ही क्या है? क्या ये पुराना तरीका बेकार हो गया है? बहुत अच्छा सवाल है। ये बेकार नहीं हुआ है, बल्कि सोचने का एक अलग तरीका है। कई लोग, खासकर जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उन्हें गोल्डन रूल ज्यादा सहज लगते हैं क्योंकि वो ट्रांजैक्शन के नेचर पर फोकस करते हैं। मॉडर्न अप्रोच ज्यादा गणितीय और एनालिटिकल है, जो सीधे इक्वेशन के बैलेंस पर फोकस करती है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। मैं बताती हूँ, जब मैं सीख रही थी तो नॉमिनल अकाउंट्स ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया था। मैं हमेशा भूल जाती थी कि खर्चों को डेबिट क्यों करते हैं। फिर मेरे टीचर ने समझाया, सोचो, खर्चे बिजनेस की एनर्जी को कम करते हैं और कैपिटल यानी मालिक का पैसा भी डेबिट होने पर कम होता है। उस कनेक्शन के बाद मुझे ये नियम हमेशा के लिए याद हो गया। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि दोनों अप्रोच से एंट्री आखिर में एक जैसी ही होती है। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब ये अकाउंटिंग के नियम गणित के फॉर्मूले की तरह है। आप कोई भी तरीका अपनाएं, अगर नियम सही है तो जवाब हमेशा एक ही आएगा। इससे सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है। क्या हम एक उदाहरण से इसे देख सकते हैं? जरूर, वही उदाहरण लेते हैं। ऑफिस के लिए 50,000 रुपए का फर्नीचर कैश में खरीदा। ट्रेडिशनल अप्रोच से देखते हैं। इसमें 2 अकाउंट हैं, फर्नीचर और कैश। दोनों ही रियल अकाउंट्स हैं, यानी संपत्ति। नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। एंट्री बनी फर्नीचर एक्ट DR 50,000 टू कैश एक्ट CR 50,000। ठीक है, अब इसी को मॉडर्न अप्रोच से देखते हैं। मॉडर्न अप्रोच से फर्नीचर एक एसेट है। फर्नीचर खरीदने से बिजनेस का एसेट बढ़ गया। नियम है एसेट बढ़े तो डेबिट करो, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। कैश भी एक एसेट है। फर्नीचर खरीदने से कैश का बैलेंस घट गया। नियम है एसेट घटे तो क्रेडिट करो, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। देखिए, दोनों तरीकों से एंट्री बिल्कुल एक ही बनी। आप जिससे भी ज्यादा कंफर्टेबल हो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? आज हमने अकाउंटिंग की जासूसी के काम को समझा। हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा सुराख यानी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन 5 स्टेप्स के एक सफर से गुजरकर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एक पूरी कहानी
यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बनता है। और हमने डेबिट और क्रेडिट के सबसे बड़े रहस्य को डिकोड किया। ये सिर्फ एक तराजू के दो पल्ले हैं जिनका मकसद बिजनेस की कोर इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल को हमेशा बैलेंस में रखना है। और हमने देखा कि इस बैलेंस को बनाने के दो अलग-अलग रास्ते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, पर दोनों की मंजिल एक ही है। बिल्कुल, ये नियम सिर्फ एग्जाम पास करने या एंट्री करने के लिए नहीं है। ये उस भाषा की ग्रामर है जिसमें हर बिजनेस अपनी कहानी सुनाता है। हर डेबिट और क्रेडिट बिजनेस के एक फैसले, एक एक्शन को दर्शाता है। इसी पर मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हमने आज उन नियमों को देखा जिनसे ये रिकॉर्ड किया जाता है कि क्या हो चुका है। ये सब हिस्टोरिकल डेटा है। अकाउंटिंग को अक्सर बस पीछे देखने वाला शीशा समझा जाता है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन्हीं डेबिट्स और क्रेडिट्स के पैटर्न्स को देखकर किसी कंपनी के भविष्य का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? ये आंकड़े सिर्फ अतीत की कहानी नहीं बताते, बल्कि आने वाले कल की संभावनाएं भी दिखा सकते हैं। एक लगातार बढ़ता हुआ सेल्स अकाउंट क्या बताता है और उसके साथ लगातार बढ़ता हुआ खर्चों का अकाउंट क्या चेतावनी देता है? अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है, ये भविष्य को समझने का एक जरिया भी है।